डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। इसमें पढ़ाया जाएगा सुदूर संवेदन के अंग कौन कौन से हैं और उनकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, और इसके साथ साथ इसकी परिभाषा के बारे में बताया जाएगा कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है। रिमोट सेंसिंग क्या है, सबसे पहले हम ये बताएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है जैसे कि सुदूर संवेदन, सुदूर बहुत दूर से, संवेदन जान लेना, पता लगा लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, यानी किसी वस्तु के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत दूर से ही ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, वो कहलाता है सुदूर संवेदन। एक प्रकार से हमारी आंखें सुदूर संवेदन का काम करती हैं। ये दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट को देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेती है। यानी इसका सीधा सा बात है कि वस्तु को बिना छुए, ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना सुदूर संवेदन कहलाता है। जो हमारी आंखें हैं वस्तु को बिना छुए ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेती हैं, और कुछ सीमा तक हमारी जो सूंघने की शक्ति है वो भी कई बार कई वस्तुओं के बारे में बिना छुए जानकारी प्राप्त कर लेती है। यानी सुदूर संवेदन का सीधी सी बात है कि वस्तु के संपर्क में आए बिना, उसको छुए बिना, उसको टच किए बिना उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना सुदूर संवेदन कहलाता है। विद्यार्थियों, कई विद्वानों ने परिभाषा दी है। इसमें लिंड्स एंड सिमोनेट ने क्या कहा है? बिना छुए या संपर्क के भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति, यानी वस्तु के जो भौतिक आंकड़े हैं उनकी जानकारी ले लेना। कैसे लेना? उसके संपर्क में आए बिना या उसको छुए बिना। ये बिल्कुल सरल भाषा में पहले भी मैं बता चुका हूं। एक विद्वान है फ्लॉयड एफ साबिन्स, थोड़ी सी टेक्निकल परिभाषा इन्होंने दी है। ये इससे पहले जो सुदूर संवेदन के बारे में बताया बिल्कुल सरल बोलचाल की भाषा में बताया गया था। वो ये कहता है कि सुदूर संवेदन से अभिप्राय उन विधियों से है। किन विधियों से? आगे वो स्पष्ट करा है। जिनमें लक्ष्यों को पहचानने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? जमीन पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, सड़क, नगर, गांव, वृक्ष, तालाब, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी उनको पहचान लेना और उनके लक्षणों को माप लेना, यानी उसकी विशेषताओं के बारे में जान लेना, ये कहलाता है सुदूर संवेदन। यानी कौन सी विधियां हैं सुदूर संवेदन में? सुदूर संवेदन में कौन सी विधियां हैं? वे विधियां जिसमें किसी लक्ष्य को पहचानने के लिए, उनके गुण धर्मों को मापने के लिए, उनकी विशेषताओं को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्या है? जैसे कि प्रकाश है, उष्मा है, और इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो तरंगे हैं, किरणें हैं, गामा रे, एक्स रे, पैराबैंगनी किरणें, ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के ही रूप हैं। यानी सीधी सी बात है, किसी वस्तु को पहचानने के लिए, उसके गुणधर्मों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं वो कहलाता है सुदूर संवेदन। और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के मैंने रूप यहाँ कई लिखे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। गामा रे, एक्सरे, पैराबैंगनी, दृश्य किरणें एंड सो ऑन। आगे सुदूर संवेदन के अंग कौन कौन से हैं? सुदूर संवेदन किन किन अंगों से मिलकर बना है? सुदूर संवेदन के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं, 5 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले सुदूर संवेदन का अंग है ऊर्जा का स्रोत। सुदूर संवेदन के लिए ऊर्जा का स्रोत एक इंटीग्रल पार्ट है। ऊर्जा का स्रोत का होना बहुत जरूरी है, और वो स्रोत ऊर्जा का प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे कि सूर्य प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का, वो कृत्रिम भी हो सकता है। कृत्रिम जो मानव निर्मित ऊर्जा के स्रोत है वो कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। जो प्राकृतिक स्रोत है उनको निष्क्रिय प्रणाली कहा जाता है ऊर्जा की, और जो कृत्रिम ऊर्जा उसको सक्रिय प्रणाली कहा जाता है। दूसरा है प्लेटफार्म का होना भी जरूरी है। प्लेटफार्म कौन सी जगह है?
जहां पर संवेदक लगा है, जहां पर सेंसर लगा है, जहां पर वो कैमरा लगा है जो फोटो लेता है। और प्लेटफॉर्म कौन से हो सकते हैं? वो वायु में हो सकते हैं, वायु में वायुयान हो सकते हैं, गुब्बारे हो सकते हैं, पतंगे हो सकते हैं। वो अंतरिक्ष में भी हो सकते हैं, या वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर भी हो सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स हैं, वो हो सकते हैं। यानी प्लेटफॉर्म का होना भी जरूरी है। प्लेटफॉर्म होना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ही संवेदक लगा होता है। तीसरा, संवेदक के बिना भी काम नहीं चलेगा। संवेदक का क्या काम है? वो संवेदक ही तो है, वो एक प्रकार का कैमरा ही तो है, जिसको सरल भाषा में हम कैमरा कह सकते हैं। वो संवेदक ही तो है जो EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो पदार्थ से परावर्तित होकर आती है, उसको डिटेक्ट करता है और EMR को कलेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन EMR में कलेक्ट होती है। चौथा, प्रोसेसिंग भी एक इसका इंटीग्रल पार्ट है, एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रोसेसिंग का क्या है कि जो हमें डेटा सेंसर से मिला है उसका विश्लेषण करना, उसको ठीक फॉर्मेट में लेके आना, उसमें करेक्ट करके उसको सही रूप में लाकर उसका विश्लेषण करना। और ये यहाँ डेटा दो प्रकार का हो सकता है, एक फोटोग्राफिक डेटा हो सकता है, एक डिजिटल डेटा हो सकता है। जो आपने डिपार्टमेंट में देखे हैं, एरियल फोटोग्राफ देखे, वो फोटोग्राफिक डेटा है। दूसरा डिजिटल हो सकता है। पांचवा अंग है ऑर्गेनाइजेशन। सुदूर संवेदन का जो ऑर्गेनाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण अंग है, संगठन जिसको कह लीजिए, क्योंकि संगठन के बिना ये काम नहीं हो सकते। ऊपर के 4 काम संगठन के बिना नहीं हो सकते। ऊर्जा का स्रोत, यदि मानव को विकसित करना है तो व्यक्तियों के बिना नहीं हो सकता, जो इसमें ट्रेंड है। प्लेटफॉर्म भी व्यक्ति ही लगाएगा, संस्था लगाएगी, सेंसर भी वही लगाएगा। यानी इसके लिए एक संगठन का होना भी जरूरी है। संगठन क्या काम करते हैं कि ये जितनी जो स्टेजेस हैं रिमोट सेंसिंग की, उसका संपादन, उसको एग्जीक्यूट लोग ही करते हैं। वो संस्थाएं नेशनल लेवल की हो सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल की हो सकती हैं, उसमें कोई रिसर्च सेंटर भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं। आगे हम पढ़ाएंगे सुदूर संवेदन की अवस्थाएं कौन सी हैं। पहली अवस्था है ऊर्जा का स्रोत से निकलना। ऊर्जा का स्रोत से निकलना, जब तक ऊर्जा स्रोत से निकलकर, और यहां मान लीजिए हम प्राकृतिक स्रोत सूर्य ले रहे हैं ऊर्जा का स्रोत, जब तक प्राकृतिक स्रोत से या मानवकृत स्रोत से ऊर्जा ही नहीं निकलेगी, तब तक आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये पेड़ है, ये भवन है, ये पहाड़ है, या उधर झीलें तालाब हो सकते हैं, जब तक ये ऑब्जेक्ट से, किसी ऑब्जेक्ट से ऊर्जा नहीं निकलेगी, वो सूर्य हो सकता है, मानवकृत हो सकता है, ऊर्जा ही नहीं निकलेगी, तब तक सुदूर संवेदन का काम नहीं हो सकता। क्योंकि ऊर्जा ही निकलकर इनको प्रकाशयुक्त करेगी। चाहे ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पेड़ लिया है, भवन लिया है, या यहाँ पर ये पर्वत लिए हैं, यानी ऊर्जा का क्या काम है, क्यों जरूरी है? ऊर्जा उसको, ऑब्जेक्ट को प्रकाशयुक्त करती है, और जब ऑब्जेक्ट प्रकाशयुक्त होगा तभी संवेदन का काम हो सकता है। इसके बिना संवेदन का काम नहीं हो सकता। यदि ऑब्जेक्ट प्रकाशयुक्त ही नहीं हुआ, जैसे कि रात के अंधेरे में मान लीजिए सूर्य नहीं है, तो ऑब्जेक्ट प्रकाशयुक्त नहीं होता, तो सुदूर संवेदन का काम नहीं हो सकता। प्रकाशयुक्त हुए बिना, लिखा है नो इल्यूमिनेशन नो रिमोट सेंसिंग। प्रकाशयुक्त होने के बिना रिमोट सेंसिंग का काम नहीं हो सकता। अच्छा, ऊर्जा 2 प्रकार की हो सकती है, जैसे पहले बताया था। वो प्राकृतिक भी हो सकती है। प्राकृतिक ऊर्जा में कौन सी है? सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण जो धरती से निकलती है वो पार्थिव विकिरण है। इसे ऊर्जा की निष्क्रिय प्रणाली कहा जाता है। दूसरा, कृत्रिम ऊर्जा या मानवकृत ऊर्जा भी हो सकती है, इसे सक्रिय प्रणाली कहा जाता है। अब प्रश्न उभरता है कि मानवकृत ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानवकृत ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जैसा कि अभी बताया था कि रात के अंधेरे में जब सूर्य नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट प्रकाशयुक्त नहीं होते, तो सूर्य हर समय अवेलेबल नहीं है। प्राकृतिक स्रोत भले ही है, परंतु हर समय अवेलेबल हर जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संवेदकों में कृत्रिम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
क्योंकि कृत्रिम ऊर्जा किसी भी समय उपलब्ध करवाई जा सकती है, और चाहे वो फिर रात में सुदूर संवेदन का काम करना हो, धुंध के समय करना हो, वर्षा के काल में करना हो, बादल हो, उस समय कृत्रिम ऊर्जा प्रयोग में लाई जा सकती है। राडार है, राडार में कृत्रिम ऊर्जा होती है, और इसलिए राडार रात को, दिन को, धुंध में, वर्षा में, मौसम खराब में हर समय कार्य कर सकता है। यानी पहली जो स्टेज है रिमोट सेंसिंग की, पहला जो चरण है रिमोट सेंसिंग का, उसमें ऊर्जा का स्रोत से निकलना जरूरी है। दूसरा स्टेज है ट्रांसमिशन ऑफ ईएमआर एंड इट्स इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको बोलते हैं, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का वायुमंडल के साथ अंतक्रिया, वायुमंडल के साथ अंतक्रिया, ट्रांसमिशन ऑफ ईएमआर, यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संचरण और वायुमंडल के साथ इसका अंतक्रिया। वायु संचरण का अर्थ है उसका चलना। अब पहला पॉइंट आ गया था कि सूर्य से, हमने सूर्य को यहां लिया है ऊर्जा का स्रोत, सूर्य से ऊर्जा तो निकल गई ऑब्जेक्ट को प्रकाशयुक्त करने के लिए। अब निकलने के बाद वो क्या घटना होगा, वो चलेगी, उसका संचरण होगा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, और वो पदार्थ के साथ अंतक्रिया, वो वायुमंडल के साथ अंतक्रिया करेगी। कैसे होगा? जब सूर्य से ऊर्जा निकलती है और अंतरिक्ष में, तो इसमें ईएमआर जब चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब चलती हैं, उसकी गति में और उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं होता। प्रकाश की गति से चलती है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। परंतु जब ये ऊर्जा इस वायुमंडल में प्रवेश करती है, इस नीचे लाइन से नीचे ये वायुमंडल दिखाया गया है, जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में क्या है? डस्ट पार्टिकल हैं, धूलिकण हैं, वाटर वेपर हैं, गैसेज हैं। वायुमंडल में उपस्थित धूलिकणों के कारण, वाटर वेपर और गैस के कण होने के कारण क्या घटना घटती है? या तो ये ऊर्जा वायुमंडल में इन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, या इन द्वारा इनका स्कैटरिंग हो जाता है, या इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन का होता है अर्थ आवर्तन, यानी मूल दिशा से भटक जाना, किरण का मूल दिशा से भटक जाना। यानी सूर्य से ऊर्जा निकल गई, निकलने के बाद अंतरिक्ष में तो वो लाइट की गति से बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के ट्रेवल करती है। परंतु जो ही वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसका टकराव होता है धूलिकणों से, जलवाष्प से, गैस से। तो ये क्या करती हैं इस एनर्जी का? या तो इसको अवशोषण कर लेंगे, स्कैटरिंग कर देंगे, रिफ्लेक्शन कर देंगे, और एब्जॉर्प्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है? इनकी दिशा में, इनकी जो पथ है वो भटक भी जाता है, इनकी सघनता में, उनकी वेवलेंथ में भी अंतर आ जाता है। या फिर क्या घटना होगी कि ना तो ये एब्जॉर्ब होंगी, ना स्कैटर होंगी, ना रिफ्लेक्शन का काम होगा। कुछ किरणें क्या होंगी, कुछ ऊर्जा का जो भाग है वो क्या करेगा? इस धूलिकण को, वाटर वेपर को, गैसेज को पार करता हुआ, ट्रांसमिट करता हुआ वायुमंडल पर पहुंच, धरती पर ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट के पास जो पहुंच गया, वही काम, वही भाग सुदूर संवेदन का काम करेगा। यानी जो ऊर्जा का पार्ट, जो ईएमआर का पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट, या जो स्पेक्ट्रम का जो पार्ट, स्पेक्ट्रम आगे बताएंगे डिटेल से स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम का जो पार्ट यहां अवशोषित कर लिया जाता है वायुमंडल द्वारा। एग्जांपल क्या है? जैसे कि एक्सरे रीजन है स्पेक्ट्रम का, एक्सरे प्रदेश है जो स्पेक्ट्रम का, वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस स्पेक्ट्रम प्रदेश में कोई रिमोट सेंसिंग का काम नहीं होता। दूसरा, अब दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश की स्थिति में, दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है, दृश्य प्रकाश
का ट्रांसमिशन हो जाता है। कहां से ट्रांसमिशन? वो वायुमंडल को पार करता हुआ यहाँ नीचे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जमीन पर वहां पर पहुंच जाता है। और जब ट्रांसमिशन हो गया तो जहां पर ट्रांसमिशन हो गया, और किस खंड में ट्रांसमिशन होता है, किस खंड में संचरण होता है? दृश्य प्रकाश में। दृश्य प्रकाश में ट्रांसमिशन हो गया तो वहां उस रीजन में, स्पेक्ट्रम के उस भाग में सुदूर संवेदन का काम हो जाएगा। कुछ कम अवशोषण वाले क्षेत्र भी हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रीजन है, उसका 90% का वायुमंडल में अवशोषण हो जाता है, 10% ऑब्जेक्ट के पास पहुंचती है, वो 10% भाग ही सुदूर संवेदन का काम कर सकता है। यानी इस पॉइंट में सीधी सी बात यह है कि जब ऊर्जा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ प्रकाश का स्रोत सूर्य ले रहे हैं, सूर्य से निकलेगी तो वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले अंतरिक्ष में तो वह काम करेगी प्रकाश की गति से, बिना किसी रुकावट के। वायुमंडल में आते उसमें रुकावटें आएंगी, रुकावटें आने के कारण उसका एब्जॉर्प्शन होगा, स्कैटरिंग होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस स्थिति में तो सुदूर संवेदन नहीं होगा, परंतु जो नीचे ऑब्जेक्ट के पास चला जाएगा जो पार्ट EMR का, और कौन सा पार्ट जाएगा? सबसे ज्यादा जाता है दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है वो जाता है, तो वहां पर रिमोट सेंसिंग का काम होगा। जैसे कि एक्सरे पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या स्पेक्ट्रम का, वहां पर सुदूर संवेदन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है इंटरेक्शन ऑफ EMR विद ऑब्जेक्ट। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का ऑब्जेक्ट के साथ या लक्ष्य के साथ अंतक्रिया, इंटरेक्शन। अब सूर्य से एनर्जी निकल गई, EMR निकल गई, और वो किसी तरह उसमें से कुछ हिस्सा चलो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ स्कैटर हो गया ये वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद, और कुछ का रिफ्रैक्शन हो गया। अंततः इन व्यवधानों को पार करते हुए उसमें से कुछ विकिरण यह ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने में सफल रही। अब जब ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेगी, यहां भी क्या घटना होगी? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? या तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। किसको? जो ये ऊर्जा यहां वायुमंडल को पार करके आई है, जो ट्रांसमिट होकर आई है, ये जो ट्रांसमिट होकर संपूर्ण वायुमंडल को पार करके आई है, यानी जिसका वायुमंडल ने अवशोषण नहीं किया, अंततः जो ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गई है, ट्रांसमिट होकर आई है, तो उसमें क्या घटनाक्रम होगा? उसमें जब ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, ये ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? या तो इसको अवशोषण कर लेगा, या ऑब्जेक्ट इसको ट्रांसमिट कर देगा नीचे, और नीचे चला जाएगा ये, या इसका रिफ्लेक्शन कर देगा। तो ये 3 प्रकार की घटनाक्रम हो सकते हैं, 3 प्रकार की अंतक्रिया हो सकती है। और जब अब यहां ट्रांसमिशन की स्थिति में, यानी यहां इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि ट्रांसमिट होकर आ गई, कहां आ गई? ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गई। ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट, अभी बता चुका हूं मैं कि यदि ऑब्जेक्ट ने इसको अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब हो गई है, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसी स्थिति में रिमोट सेंसिंग का काम नहीं होगा। दूसरा, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया, टकराकर वापस चले गई, यानी यहां से ये आई, टकराकर वापस आई, तो रिमोट सेंसिंग का काम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि ट्रांसमिशन हो गया तब भी रिमोट सेंसिंग का काम नहीं होगा। अब एनर्जी का रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो तरंग की लंबाई पर, और जो ऑब्जेक्ट का मटेरियल है उस पर निर्भर करता है। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट के साथ अंतक्रिया। चौथा पॉइंट है, चौथा जो चरण है, चौथी जो स्टेज है, अगेन इंटरेक्शन ऑफ EMR विद एटमॉस्फेयर। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का वायुमंडल के साथ पुनः अंतक्रिया, पुनः इंटरेक्शन, पुनः क्यों होता है? अब यहां एनर्जी पदार्थ के पास आई थी, EMR पदार्थ के पास आई थी, कुछ तो इसने, कुछ को तो अवशोषित कर लिया था, कुछ को ट्रांसमिट कर दिया था,
और कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई थी। और जब रिफ्लेक्ट होकर, जब परावर्तित होकर वापस जाएगी, तो जब वापस जाते समय भी वही व्यवधान है। डस्ट पार्टिकल हैं, धूलिकण है, जलवाष्प है, गैसेस के कण हैं, वो क्या करेंगे, वो फिर वही काम करेंगे। या तो जो वापस जा रही है परावर्तित होकर एनर्जी, या तो उसको स्कैटर कर देंगे, या उसको अवशोषित कर लेंगे, या उसका रिफ्रैक्शन कर देंगे। उस यानी अपनी मूल दिशा से ये वापस जाती हुई परावर्तित होती हुई किरणें भटक जाएंगी। ऐसी स्थिति में, स्कैटरिंग की स्थिति में, एब्जॉर्प्शन की स्थिति में, रिफ्रैक्शन की स्थिति में सुदूर संवेदन नहीं होगा। यानी वो किरणें जो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई वायुमंडल में ही, या जो जिनका रिफ्रैक्शन हो गया, या जो स्कैटर हो गई, उस स्थिति में सुदूर संवेदन का काम प्रॉपरली नहीं होगा। तो सुदूर संवेदन का काम कब होगा? जब जो परावर्तित ऊर्जा है वो बिना स्कैटर हुए, बिना एब्जॉर्ब किए, बिना रिफ्रैक्शन हुए सीधा जो प्लेटफॉर्म है वहां पर पहुंच जाएगी। यानी वापस जाते समय भी जो आते समय व्यवधान थे, वो जाते समय भी व्यवधान उत्पन्न होते हैं। इसके बाद कुल मिलाके कुछ किरणें यहाँ, कुछ ऊर्जा यहाँ स्कैटर हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्रैक्शन होगी, कुछ तो इसको पार करती हुई ऑब्जेक्ट के पास पहुंच गई। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सॉरी, सेंसर के पास पहुंच गई, यानी सैटेलाइट के पास पहुंच गई जो स्पेस में है, या अंतरिक्ष में है, या वायुमंडल में, उसके पास पहुंच गई। और जो पहुंच गई किरणें बिना एब्जॉर्ब हुए, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा बिना एब्जॉर्ब हुए पहुंच गई, वही रिमोट सेंसिंग का काम करेगी। अब ये धरती पर से या ऑब्जेक्ट से टकराकर जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा बिना किसी रुकावट के, बिना एब्जॉर्ब हुए, बिना कुछ घटनाक्रम हुए, बिना किसी व्यवधान के अंतरिक्ष में प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गई, या वायुमंडलीय प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गई, तो यहां पर ये रिफ्लेक्टेड जो एनर्जी है उसका रिकॉर्ड हो जाएगा। वो रिकॉर्ड हो जाएगी कहाँ? या तो वायुमंडलीय प्लेटफॉर्म है या अंतरिक्षीय प्लेटफॉर्म है। अंतरिक्षीय प्लेटफॉर्म मीन सैटेलाइट, वायुमंडलीय प्लेटफॉर्म मीन हवाई जहाज है, पतंग है, या गुब्बारे हो सकते हैं। यहाँ क्यों? क्योंकि इस यहाँ हवाई जहाज में या अंतरिक्ष में जो प्लेटफॉर्म है, सैटेलाइट है, वहां सेंसर लगे, यानी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्षीय प्लेटफॉर्म में या वायुमंडलीय प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड हो जाती है सेंसर में। इसके बाद इसमें लिखा है, अच्छा, जब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्लेटफॉर्म, वायुमंडलीय प्लेटफॉर्म में रिकॉर्ड होती है आमतौर पर, उसमें आमतौर पर फोटोग्राफिकली रिकॉर्ड होती है और उससे फोटोग्राफ बनते हैं यहाँ। और आमतौर पर जब सैटेलाइट में लगे सेंसर पर रिकॉर्ड होती है, वो डिजिटली रिकॉर्ड होती है और उससे डिजिटल इमेजरी बनती है। यानी आपके प्लेटफॉर्म दो जगह हो सकते हैं, या तो वायुमंडल में हो सकते हैं या अंतरिक्ष में हो सकते हैं, या काफी जगह ऊंचे वायुमंडल में हो सकते हैं। अच्छा, आगे है इसका ट्रांसमिशन। किसका ट्रांसमिशन? जो यहाँ रिकॉर्ड हुआ है, कहाँ रिकॉर्ड हुआ है? अंतरिक्ष में रिकॉर्ड हुआ है, सैटेलाइट पर रिकॉर्ड हुआ है, या वायुमंडलीय प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड हुआ है जो डाटा, उसका ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर भेजा जाना, उसका ट्रांसमिशन होना। यानी यहां पर जो रिकॉर्डेड एनर्जी है, कहाँ रिकॉर्डेड एनर्जी? जो अंतरिक्षीय प्लेटफॉर्म पर, या यहाँ वायुमंडलीय प्लेटफॉर्म पर, या अंतरिक्षीय प्लेटफॉर्म पर जो डाटा रिकॉर्ड हुआ था, जो एनर्जी रिकॉर्ड हुई थी, जो एनर्जी का डाटा रिकॉर्ड हुआ था, उसका जो, यानी यहाँ इस फ्लो चार्ट में भी ये दिखाया है, जो रिकॉर्ड हुआ था कहाँ? एटमॉस्फेरिक प्लेटफॉर्म पर या स्पेस में जो प्लेटफॉर्म है, उसको रिकॉर्ड होने के बाद उसको धरती पर भेजा जाता है। और धरती पर जो एटमॉस्फेरिक प्लेटफॉर्म है, एटमॉस्फेरिक प्लेटफॉर्म यानी वायुयान जो आजकल कह सकते हैं, जिसमें सेंसर लगे हैं, वहां उसको, उस डेटा को धरती पर भेजने के लिए जो वायुयान के में लगे सेंसर ने रिकॉर्ड किया है, उसको धरती पर तो दो तरीके से भेजा जा सकता है। या तो जब वायुयान नीचे उतर जाएगा, वहां से सेंसर से डेटा वायुयान के नीचे उतरने के बाद वहां से ले लेते हैं,
या अगर बहुत जल्दी है वो डिजिटली ट्रांसमिट भी हो सकता है। दूसरा, जो स्पेस में सैटेलाइट हैं या जो सैटेलाइट हैं वायुमंडल के बहुत ऊंचाई पर, वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर, तो उन सैटेलाइट का डेटा ऐसा नहीं है कि वायुयान की तरह कि जब चाहे उन सैटेलाइट को नीचे उतार लें और फिर वहां से डाटा ले लें। सैटेलाइट डाटा में ऐसा नहीं होता। सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट अपने जीवन काल में ऊपर ही रहते हैं, उनको डे टू डे उतारा चढ़ाया नहीं जा सकता। तो सैटेलाइट से जो डाटा है वो डिजिटली ट्रांसमिट किया जाता है, डिजिटली धरती पर भेजा जाता है। उसके 3 रास्ते हैं भेजने के। पहला, यदि सैटेलाइट ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन क्या है? वो स्टेशन जहां पर डेटा की प्राप्ति के लिए प्रयोगशाला बनाई हुई है, या जहां पर वो स्टेशन जहां पर डेटा धरती पर प्राप्त किया जाता है, ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन। यदि सैटेलाइट ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन की सीध में है तो इस समय सीधा डिजिटली ट्रांसमिट हो जाएगा डेटा। दूसरी स्थिति, यदि ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन ए सैटेलाइट के पास डेटा है, ए सैटेलाइट की सीध में नहीं है और वो बी सैटेलाइट की सीध में है, तो ऐसी स्थिति में ए सैटेलाइट बी सैटेलाइट को डेटा ट्रांसमिट करेगा और बी सैटेलाइट इस डेटा को ट्रांसमिट करेगा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर। और यदि स्थिति इससे भी अलग हो सकती है, मान लीजिए तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? ए सैटेलाइट के पास डेटा है परंतु जो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन है वो बहुत दूर है, यानी विपरीत दिशा में हो सकता है ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन ए सैटेलाइट के। तो ऐसी स्थिति में ए सैटेलाइट अन्य सैटेलाइट्स को डेटा भेजेगा और अंततः उस सैटेलाइट के पास डेटा जाएगा जो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन की सीध में है। यहाँ ई सैटेलाइट के पास डेटा ट्रांसमिट हुआ है। वो कैसे ट्रांसमिट हुआ है? ए सैटेलाइट बी सैटेलाइट को भेजेगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को। अब ई की सीध में ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन, तो ई से डेटा सीधा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर जाएगा। आगे है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा का प्रोसेस करना, उसका प्रक्रमित करना। अब जो डेटा यहां ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर हमें मिल गया, प्रयोगशाला में हमें मिल गया, वो कच्चे रूप में होता है, उसमें काफी खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, और उन कमियों की दूर करने की प्रक्रिया को हम इमेज रेस्टोरेशन या इमेज करेक्शन या प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी प्रोसेसिंग में क्या आता है? डेटा में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके उसको उपयोग योग्य बनाकर कहीं पर स्टोर कर देना। तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में क्या है? जो डेटा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर होता है उस डेटा में काफी सारी खामियां होती हैं, यानी उसको कच्चा डेटा कह सकते हैं, और उन खामियों को दूर करने की क्रिया को हम प्री प्रोसेसिंग या इमेज रेस्टोरेशन या इमेज करेक्शन कहते हैं। कौन कौन सी खामियां दूर की जाती हैं? कुछ ज्योमेट्रिक खामियां हैं वो दूर की जाती हैं, कुछ रेडियोमेट्रिक खामियां हैं वो दूर की जाती हैं। यानी इन ज्योमेट्रिक खामियां जो डेटा में होती हैं, रेडियोमेट्रिक खामियां जो डेटा में होती हैं, उनको दूर करके उस डेटा को स्टैंडर्डाइज इमेज फॉर्मेट में चेंज किया जाता है, यानी मानक रूप में उसको बदला जाता है। और मानक रूप में बदलने के बाद यानी वो उपयोग योग्य हो जाता है, उसको फिर स्टोरेज मीडियम कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। और स्टोर कहाँ किया जा सकता है? मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, मैग्नेटिक टेप हो सकती है, यानी और भी कोई मीडियम हो सकता है उस डाटा को स्टोर करने का। और इस डाटा को फिर उसमें स्टोर करके इसमें डालकर फिर स्टोर करने के लिए लाइब्रेरी में यूज के लिए भेज दिया जाता है, लाइब्रेरी में स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है। लाइब्रेरी का अर्थ है जहां पर वो क्षेत्र जहां पर इस डाटा को स्टोर किया जाता है। आगे इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। लाइब्रेरी में डाटा भेज दिया, उस डाटा का रखे रहने का वहां कोई फायदा नहीं है जब तक उस डाटा का हम विश्लेषण नहीं करेंगे, उस डाटा को इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। तो डाटा जो उपलब्ध है लाइब्रेरी में, उसको मानव हित के लिए उसका विश्लेषण भी जरूरी है, उसका इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है, निर्वचन भी जरूरी है और उसका विश्लेषण भी जरूरी है।
यानी डाटा जो लाइब्रेरी में है उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी के लिए क्या जरूरी है? इसका व्याख्या करना और विश्लेषण करना। व्याख्या और विश्लेषण की दो तकनीकें हो सकती हैं, एक विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, एक डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन। जैसे कि बताया था कि डाटा दो प्रकार का हो सकता है, फोटोग्राफिक डाटा हो सकता है और डिजिटल डाटा हो सकता है। तो फोटोग्राफिक डाटा होता है जो लाइब्रेरी में स्टोर है, उसको यानी जो एरियल फोटोग्राफ के रूप में, बिल्कुल सरल शब्दों में आप कह सकते हैं एरियल फोटोग्राफ के रूप में होता है, उसको एनालिसिस करने के लिए ये कीज हैं जो मैंने आपको समझाई थी, पढ़ाई थी। आकार, आकृति, आभाएं, प्रतिरूप, गठन, परछाई, अवस्थिति, गमन मार्ग, यानी वो जो डाटा लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो फोटोग्राफिकली उपलब्ध है, उसको एनालिसिस करने के लिए इन कीज का प्रयोग किया जाता है, इन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। और जो डाटा डिजिटली होता है हमारी लाइब्रेरी में, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उसकी व्याख्या करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, उसे हम कहते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, और उन कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उस डाटा को हम व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। आगे आता है एप्लीकेशन का, अनुप्रयोग का। उस डाटा का विश्लेषण कर लिया हमने, उसकी व्याख्या कर ली। उस विश्लेषण और व्याख्या क्यों करते हैं? ताकि इसको मानव भलाई में उपयोग किया जा सके। तो उस डाटा को विश्लेषण करके उसका उपयोग में लाते हैं। किस उपयोग में लाते हैं? मानव के हित में जो कार्य होते हैं उनमें लाते हैं। और कुछ मानव हित के कार्य या मानव के जो एप्लीकेशन से संबंधित, अनुप्रयोग से संबंधित काम क्या हो सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि भौतिक स्वरूपों का जो मैपिंग करना, यानी मानचित्रण करना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सांस्कृतिक स्वरूपों का मानचित्रण करना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का मानचित्रण करना, और जो पृथ्वी पर प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं, जो समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं, उनका मानचित्रण करना, और इस आधार पर जो भविष्य की योजनाएं हैं वो बनाना। तो ये था आपका 9 स्टेजेस सुदूर संवेदन की। थैंक यू।